हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। चलिए डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं 19 नवंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी जानवी जिंदल किस खेल से संबंधित है? फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जानवी जिंदल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? जानवी जिंदल फ्री स्टाइल स्केटिंग से संबंधित है। राइट आंसर सी, फ्री स्टाइल स्केटिंग। जानवी जिंदल 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाली भारत की पहली और सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बन गई हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करने वाली दूसरी नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने ये अचीवमेंट नवंबर में 6 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर प्राप्त किया। भारत में स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है, जिन्होंने 19 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। जानवी जिंदल की बात करें तो ये चंडीगढ़ से आती हैं। इनकी उम्र 17 साल है और इन्होंने अब तक 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बेसिकली दुनिया में बनाए गए अलग अलग रिकॉर्ड्स की बुक है। इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी और इसके संस्थापक फाउंडर थे यू वीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेनकाकू द्वीप समूह किन दो देशों के बीच एक विवादित द्वीप है? द डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइलैंड आर क्लेम्ड बाय विच टू कंट्रीज? सेनकाकू जो आइलैंड्स हैं ये बेसिकली जापान और चाइना के बीच में विवादित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान चाइना। हाल ही में हम देखते हैं कि चाइना ने अपनी शिप्स को जापान के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड सेनकाकू आइलैंड्स के एरिया में भेजा था। ये आइलैंड्स दोनों के बीच में एक विवादित आइलैंड्स हैं। जापान की पीएम ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो जापान ताइवान की मदद कर सकता है। इसके रिस्पांस में चाइना ने जापान को वॉर में पूरी तरह हराने की धमकी दी और अपने देश के नागरिकों को जापान में ट्रैवल करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर जापान और चाइना के बीच में जो संबंध है पहले से ही तनावपूर्ण दिख रहे हैं। आइए यहाँ पर सेनकाकू आइलैंड्स का बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये आइलैंड जो है वो ताइवान के ईस्ट में स्थित है। ये एक अनहिबिटेड आइलैंड्स है, यानी कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है। इन्हें चाइना में दयायू आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है और ताइवान में दयायूताई आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। टोटल 7 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। इनकी लोकेशन है पैसिफिक ओशन, ईस्ट चाइना सी। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इन आइलैंड्स पर जापान का अधिकार है, मगर इन पर क्लेम चाइना और ताइवान दोनों करते हैं। तो इसलिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना, जापान और ताइवान के बीच में। इनकी हिस्ट्री की बात करें तो 1895 से लेकर 1945 तक ये आइलैंड्स जापान के कंट्रोल में रहे। चाइना ने इस आइलैंड को खोजने का दावा किया और इस आइलैंड को अपना बताया। 1968 में इस आइलैंड पर ऑयल रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई, जिसके बाद चाइना ने इन आइलैंड्स पर अपना क्लेम और बढ़ाया। 1945 से लेकर 1972 तक इन आइलैंड्स को यूएसए ने कंट्रोल किया। 1972 के बाद इन आइलैंड्स का कंट्रोल जापान के पास आ जाता है। तो ये हिस्ट्री है सेनकाकू आइलैंड्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 2025 एटीपी फाइनल्स के विजेता कौन रहे? 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब यहाँ पर यानिक सिनर ने जीता है। राइट आंसर सी, यानिक सिनर। एटीपी फाइनल्स का आयोजन 9 से 16 नवंबर तक किया गया। इसमें इटली के यानिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। एटीपी फाइनल्स एटीपी टूर का फाइनल एलीट टूर्नामेंट होता है, जिसमें सिंगल्स और डबल्स के टॉप 8 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। बेसिकली टेनिस के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो सब एटीपी टूर्नामेंट्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर साल भर ये सीरीज चलती है टूर्नामेंट की, जिसके बाद टॉप 8 खिलाड़ी एटीपी फाइनल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक इंटरनेशनल सर्किट है और सबसे बड़ा प्राइज यहाँ पर देखने को मिलता है एटीपी फाइनल्स में। हर साल इसका आयोजन किया जाता है और साल भर में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उन सबके पॉइंट्स यहाँ पर काउंट होते हैं। पूरे साल में जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लाता है उसको एटीपी टूर विनर या फिर वर्ल्ड नंबर 1 कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी और इसका ऑर्गेनाइजेशन एटीपी ही कराता है। आइए एटीपी टूर के उन टूर्नामेंट्स की लिस्ट देखते हैं जिनको जीतने पर उनको एटीपी टूर पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर चारों ग्रैंड स्लैम के अलावा एटीपी फाइनल्स, नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स, एटीपी 1000 जिसके 9 टूर्नामेंट होते हैं, एटीपी 500 के 16 टूर्नामेंट होते हैं, एटीपी 250 के 30 टूर्नामेंट्स, डेविस कप, यूनाइटेड कप, लेवर कप और हॉफमैन कप शामिल हैं। 2024 में एटीपी टूर फाइनल के विनर रहे थे कार्लोस अल्कराज। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं आज का ऑफर ऑफ द डे। आज के ऑफर ऑफ द डे में आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट काफ़ी ट्रिकी सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इजीली स्टूडेंट ग्रास्प नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा जाए और आसान भाषा में समझा जाए। इसलिए यहाँ पर आप सबके सामने है इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच, जहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स को बहुत ही सरल भाषा में कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया है, जिससे आपको एग्जाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है और कोई भी एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत ही सहायता मिलती है। तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच, जो आपको स्पेशल प्राइस
99 में दिया जाएगा ऑफर ऑफ द डे में, क्रेजी जी की ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मारम जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जनजाति फ्रेंड्स मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर सी, मणिपुर। पीएम जनमान स्कीम के तहत मरम ट्राइब के लिए 9 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। ये बजट का यूज़ इस जनजाति के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए किया जाएगा। मरम ट्राइब की बात करें तो ये जनजाति मुख्यतः मणिपुर की सेनपति डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये नागा ट्राइब की एक सब ट्राइब है। इसे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी घोषित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ट्राइब मरम लैंग्वेज और रोमन स्क्रिप्ट का यूज़ करती है। ये ट्राइब मुख्यतः एग्रीकल्चर खासकर राइस कल्टीवेशन का काम करती है। इस ट्राइब के मुख्य त्यौहार हैं पुंगी जो जुलाई में मनाया जाता है, कांगही जो दिसंबर में मनाया जाता है और मैंगकेंग जो कि महिलाओं का एक त्यौहार है। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की, जिसको पीएम जनमान बोला जाता है। इस स्कीम को जनजातीय गौरव दिवस के दिन 15 नवंबर 2023 के दिन लॉन्च किया गया था। इसको झारखंड के कुंती से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है भारत में जितनी भी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अजेय वॉरियर 25 अभ्यास किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? अजेय वॉरियर 25 इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू नेशन? तो यहाँ पर राइट आंसर है इंडिया और यूके। इंडिया और यूके के बीच अजय वॉरियर एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। ये इंडिया और यूके के बीच में एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडिया यूके। 2025 में इसका 8वां संस्करण हमारे सामने आएगा। इसका आयोजन 17 से 30 नवंबर तक राजस्थान के महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में इंडिया और यूके के 240 सोल्जर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार इस एक्सरसाइज में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कराए जाएंगे। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। अजय वॉरियर एक्सरसाइज की बात करें तो फ्रेंड्स ये मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत 2011 में की गई थी। हर 2 साल में इसको एक बार आयोजित किया जाता है इंडिया और यूके के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द सकुराजिमा वोल्केनो लोकेटेड? राइट आंसर यहाँ पर है जापान, बी। 17 नवंबर को सकुराजिमा वोल्केनो में इरप्शन हुआ। सकारुजिमा वोल्केनो जापान में स्थित एक एक्टिव वोल्केनो है। सकारुजिमा एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है। ये जापान के सबसे एक्टिव वोल्केनो में से एक है। ये वोल्केनो सकुराजिमा में स्थित है जो कि पहले एक आइलैंड था, पर 1914 में इरप्शन के कारण इसने इसके और ओसोमी पेनिनसुला के बीच में जो स्ट्रेट है उसको भर दिया, जिसके बाद ये एक पेनिनसुला बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7th क्वेश्चन। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 20 नवंबर को हर साल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 20 नवंबर। इस दिवस की स्थापना 1954 में यूएन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी। इस साल इसकी थीम है माई डे माई राइट्स, जो कि यूनिसेफ ने दी है। आइए अब समझते हैं कि आखिरकार 20 नवंबर को ही इस डे को क्यों मनाया जाता है। 20 नवंबर को डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया गया था। इसलिए हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 1923 में जेनेवा के अंदर इंटरनेशनल सेव द चाइल्ड यूनियन का आयोजन किया गया था, जिसने इस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया था। 26 नवंबर 1924 को लीग ऑफ नेशंस ने इसको अडॉप्ट कर लिया। 1946 में लीग ऑफ नेशन बंद हो जाती है, जिसके बाद 20 नवंबर 1959 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया। इसलिए ही 20 नवंबर को वर्ल्ड चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जबकि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। इस कन्वेंशन को न्यूयॉर्क सिटी में 20 नवंबर 1989 में साइन किया गया। तो यहाँ पर हमने बात करी वर्ल्ड चाइल्ड्स डे की। आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन। 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट्स समिट इन 2026? तो इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इंडिया। 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। यह इस समिट का पहला एडिशन होगा और इसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के तहत आयोजित किया जाएगा। इससे पहले जून में भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली का भी आयोजन किया था। इस समिट का उद्देश्य है दुनिया में बिग कैट्स यानी कि टाइगर, लायन, लेपर्ड एक्सेट्रा के कंजर्वेशन पर चर्चा करना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल अलायंस है। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका मेन गोल है दुनिया के 7 बिग कैट्स टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता का कंजर्वेशन करना। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की
50th एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था। फिलहाल इसके अंदर 17 देश सदस्य हैं, उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9th क्वेश्चन। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं? द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स आर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच सेक्टर? तो फ्रेंड्स ये दिए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर। ये अवार्ड्स हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के द्वारा दिए जाते हैं। यह सरकार के द्वारा एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में दिए जाने वाले सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स हैं। इसे हर साल नेशनल मिल्क डे, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, उस दिन दिया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में बेस्ट अचीवमेंट्स को ऑनर करना। नेशनल गोपाल अवार्ड्स की बात करें तो इनकी शुरुआत 2021 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत की गई थी। इनको दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी द्वारा। ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। हर कैटेगरी में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालयन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल अवार्ड होता है। यहाँ पर जो 3 कैटेगरीज हैं उनको देख लेते हैं। पहली कैटेगरी है बेस्ट डेयरी फार्मर इंडिजिनस ब्रीड के लिए। सेकेंड कैटेगरी है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन। तीसरी कैटेगरी है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। ये 3 कैटेगरीज है जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर प्राइस की बात करें तो पहले प्राइस कैश प्राइस की बात करें तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5 लाख रुपए, सेकंड प्लेस के लिए 3 लाख रुपए, थर्ड प्लेस के लिए 2 लाख रुपए। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025 के विनर्स की बात करें तो बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड दिया गया है यहाँ पर श्री अरविंद यशवंत पाटिल, जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आते हैं। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव एफपीओ एमपीओ के अंतर्गत यहाँ पर अवार्ड दिया गया है मीननगाड़ी सूर्यपादका सहकरण संगम, जो कि केरल के वायनाड से आता है, उसको ये अवार्ड दिया गया। बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन का अवार्ड दिया गया है मिस्टर दिलीप कुमार प्रधान, जो कि उड़ीसा के अनुगुल से आते हैं। आइए यहाँ पर अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सेंट्रल स्कीम है। इसका उद्देश्य इंडियन ब्रीड की बोवाइन यानी कि काउस का कंजर्वेशन करना, ताकि भारत में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इस मिशन को पहली बार लॉन्च किया गया था 2014 में। इसका टाइम पीरियड 2021 से लेकर 2026 है। इसका बजट है 3,400 करोड़। इसका टोटल बजट है 3,400 करोड़ 2021 से लेकर 2026 तक के लिए। ये मिशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, फ्रांस द्वारा भारत के किस आर्ट डायरेक्टर को ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स शेवेलियर अवार्ड दिया गया? फ्रांस हैज कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स शेवेलियर अवार्ड ऑन विच इंडियन आर्ट डायरेक्टर? राइट आंसर सी, थोटा थरानी। थोटा थरानी को फ्रांस के द्वारा ऑर्डर ऑफ आर्ट्स और लेटर्स, ये अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने आर्ट्स और लिटरेचर की फील्ड में अपना योगदान दिया हो। शेवेलियर ऑर्डर ऑफ आर्ट्स और लेटर्स अवार्ड में दिए जाने वाला तीसरी कैटेगरी का अवार्ड है। ये अवार्ड फ्रांस का एक सिविलियन ऑनर है जिसको फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा दिया जाता है। इसका गठन 2 मई 1957 में हुआ था। इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी आती हैं। पहली है कमेंड्योर, जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी है, फिर है ऑफिशियर, फिर है शेवेलियर, जिसको नाइट के इक्विवेलेंट माना जाता है। टोटा तारानी तमिलनाडु से संबंधित हैं। ये आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर और पेंटर हैं। इनको 2001 में पद्मश्री भी दिया गया था। इसके अलावा इनको 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और साउथ इंडस्ट्री के 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हमने 19 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। तो आइए 18 नवंबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने अंबाजी मार्बल्स को जीआई टैग प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है गुजरात। सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका आयोजन इंडिया में किया जा रहा है। राइट आंसर इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 को किस मंत्रालय ने अनुसूचित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन था, हाल ही में अपनाया गया बेलम एक्शन प्लान निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए है? तो ये है फ्रेंड्स, अडोप्टेशन ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुकूलन। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है बेलम एक्शन प्लान का। फिफ्थ क्वेश्चन था, भारत का पहला स्वदेशी हाई प्रिसीजन डायोड लेजर किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है प्रिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने। राइट आंसर प्रिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत का पहला जनजातीय खेल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ था लद्दाख में। राइट आंसर लद्दाख। सेवेंथ क्वेश्चन, रोलिन फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश। एट्थ क्वेश्चन, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई? यहाँ पर बांग्लादेश की
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए मौत की सजा सुनाई गई है? राइट आंसर, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अब तक की सबसे बड़ी एलपीजी इंपोर्ट डील साइन की है? यहाँ पर राइट आंसर है अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ अब तक की सबसे बड़ी एलपीजी इंपोर्ट डील साइन की है। 10th क्वेश्चन, ई जागृति प्लेटफॉर्म का संबंध किस क्षेत्र या विषय से है? ई जागृति प्लेटफॉर्म का संबंध है कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल से। यहाँ पर उपभोक्ता अपनी डिजिटल पेमेंट्स को लेकर शिकायत कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल। तो यहाँ पर हमने 18 नवंबर के करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। पहले डिस्कस कर लेते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। पहला क्वेश्चन था, भारत की पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर था आईएनएस कैलवरी। सेकंड क्वेश्चन, दुनिया का पहला सजीव रोबोट जेन रोबोट्स किस देश ने बनाया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया है यूएसए ने। थर्ड क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई संबंधित प्रोग्रामिंग भाषा एलआईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स इसका पूर्ण रूप है लिस्ट प्रोसेसिंग। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? थर्ड क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं यानी कि मून्स है? विच प्लेनेट हैज द मोस्ट मून्स? तो फ्रेंड्स इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो यहाँ पर हमने 19 नवंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और सेशंस देखने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे 20 नवंबर के करंट अफेयर्स को। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।